नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या आपने पिछले साल का नीट का 2025 का पेपर देखा था, स्पेशली फिजिक्स वाला? तो आपने देखा होगा कि उसका पेपर बहुत ही अच्छा था और काफ़ी बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे इस टाइप के पेपर को करने के लिए। तो इसी चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए लेके आए नीट 2026 क्वांटम बूस्टर सीरीज़, जिसमें हम जेई मेन के पिछले कुछ 30 शिफ्ट के यानी कि 2025 के और 26 के इंपॉर्टेंट PYQs चैप्टर वाइज आपके सामने डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी नीट की जो प्रिपरेशन है लास्ट मिनट उसको एक पावरफुल बूस्ट मिले और आप कॉन्फिडेंट फील करें नीट का एग्जाम जब आप 2026 में लिखेंगे तब। तो आइए आप मेरे साथ जुड़िए इस सीरीज में और आइए अपन पहला चैप्टर चालू करते हैं, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट आर द परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, देन द डायमेंशन ऑफ 1 by म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो। तो आप जानते हो कि यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर होता है इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स के, तो किसी भी चैप्टर से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लेके सवाल आ सकता है। तो बेसिकली हमें फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, है ना। सारे चैप्टर्स में जो फॉर्मूले होते हैं ना वो अच्छे से याद होने चाहिए, तभी अपने को बेसिक आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, एक चैप्टर EM वेव पढ़ा होगा आपने। EM वेव में आपने पढ़ा होगा C इज इक्वल टू कितना होता है, 1 by अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसा हो गया। अब मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं, तो C का स्क्वायर कितना हो गया, 1 by म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 1 by म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताओ। तो ये जो चीज है ये किसके बराबर आ गई, C स्क्वायर। और C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो अगर मैं C का डायमेंशन देखूं तो C जो होता है इसका जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, LT-1। ठीक है, तो अगर आप C के स्क्वायर का निकालोगे तो कितना आएगा, L2T-2, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज है इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, L2T-2, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। आया बच्चों समझ में? चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन मेजर्स द मास ऑफ 3 डिफरेंट पार्टिकल्स। ठीक है, पहली बार जो मास मेजर किया गया वो इतना था, दूसरी बार जब मेजर किया गया तो इतना था, तीसरी बार जब मेजर किया गया तो इतना था। ठीक है, according to the rules of arithmetic operations with significant figures, the addition of the masses of the 3 particles will be। देखो significant figure का सवाल है, आपको पता होना चाहिए जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल होता है ना, सिग्निफिकेंट फिगर वाला, वो पता होना चाहिए कि जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि डेसिमल प्लेसेस का जो लीस्ट वाला होता है, लीस्ट डिजिट्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस, वही फाइनल आंसर में होना चाहिए। तो आप देखोगे इसके डेसिमल प्लेसेस कितने, 2 हैं, इसका 1 है और इसका 3 है। तो आप बोलोगे जो फाइनल आंसर होगा उसमें डेसिमल प्लेसेस सिर्फ एक ही होना चाहिए, सबसे कम वाला। ठीक है, तो आप यहां देखो, यहां कितने डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, यहां कोई भी नहीं आ रहा है, यहां 1 आ रहा है या 2 आ रहे हैं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि उतने ही डेसिमल प्लेसेस आए जितने सबसे कम आ रहे हैं किसी भी रीडिंग में। ठीक है, चलो, तो ये हो गया सेकेंड वाला। If epsilon naught denotes the permittivity of free space and phi e is the flux of electric fluid through the area। ठीक है, चलो आप जल्दी से देखो, ये जो चीज है ये आपने पढ़ा होगा, ये EMW चैप्टर में पढ़ा होगा, इसको विस्थापन करंट या डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। याद करो, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये तो करंट होता है। तो इसने यही बोला कि ये जो चीज है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं करता, पोटेंशियल को नहीं करता, इसको नहीं करता, ये करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। ठीक है, तो EM वेव से काफी सवाल आते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों जेईई मेन में और नीट में कई बार क्वेश्चन आए जिसमें ऐसे इस टाइप से मैच द कॉलम आपको दे दिया गया है। तो मैच द कॉलम अपन करके देखते हैं क्या है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज लिखी गई हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, और यहाँ इनके यूनिट्स लिखी गई हैं। बोल रहे हैं कि इनको मैच करो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जब भी आप क्वेश्चन करो तो आपको इनमें से जो आपको आती है, आपको पक्का पता है कि भाई इसका ऐसा यूनिट तो यही होगा, उससे स्टार्ट करो। तो अगर मैं देखूं तो इसमें अगर मैं स्टार्ट करूं लेटेंट हीट से, तो लेटेंट हीट थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है। क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा है, Q इक्वल टू ml। Q इक्वल टू ml, L क्या होता था, लेटेंट हीट। तो मुझे यूनिट बतानी है ना। तो Q जो होता था हीट होता था, तो हीट की ऐसा यूनिट कितनी हो गई, इसकी तो जूल हो गई, इसकी कितनी हो गई, kg हो गई, और इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो L की कितनी हो जाएगी, L की हो जाएगी जूल पर kg, L की जूल पर kg हो जाएगी। ठीक है ना। तो लेटेंट हीट जो होगी, लेटेंट हीट की कितनी हो जाएगी, जूल पर kg, यानी कि तीसरे का पहला होना चाहिए। तीसरे का पहला कहाँ है, मतलब C का फर्स्ट होना चाहिए। तो C का फर्स्ट इसमें नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा, इसमें नहीं है। ठीक है, इन दोनों में है। ठीक है, तो आगे एक बार करके देखते हैं। चलो एक बार बी वाले ऑप्शन को देखते हैं, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। ये फॉर्मूला अपन कहां पढ़ते हैं,
अपन कैलोरीमेट्री एक चैप्टर आता है ना थर्मल फिजिक्स में, वहां पढ़ते हैं, तो एस होता था स्पेसिफिक हीट। तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ऐसा कुछ हो गया। तो डेल्टा क्यू जो होता है इसको बोलते हैं हीट। तो हीट की कितनी ऐसा यूनिट होती है, जूल होती है। मास की कितनी होती है, केजी, और उसकी कितनी होती है, केल्विन। तो आंसर कितना आ गया, जूल पर केजी पर केल्विन, ऐसा कुछ आ गया, जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो जूल पर केजी पर केल्विन कौन सा आ रहा है, थर्ड आ रहा है। तो स्पेसिफिक हीट का कौन सा हो जाएगा, मतलब जो आंसर जो बी है, बी का थर्ड होना चाहिए। तो बी का थर्ड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, सी का फर्स्ट इसमें आ रहा है, तो अपना ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आप चाहो तो कर सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो, क्योंकि हमें पता लग गया कौन सा है। ठीक है, तो इसका चौथा हो जाएगा। चलो आगे कर लेते हैं। चलो इस टाइप से द इक्वेशन ऑफ रियल गैस, इक्वेशन ऑफ रियल गैस आपको इतनी दे रखी है। इसमें कह रहा है कि भाई इसका डायमेंशन आपको बताना है। तो इसका डायमेंशन आप तभी निकाल सकते हो जब आपको ए और बी का पता हो। तो कैसे करेंगे, चलो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, v माइनस बी। तो आप ये बोलोगे कि जो डायमेंशन v का होगा वही किसका होगा, b का होगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो तभी किया जा सकता है जब फिजिकल क्वांटिटी सेम हो। ठीक है, उनका डायमेंशन सेम हो। ठीक है, तो v और b का सेम होना चाहिए। तो कितना हो गया, एल क्यूब, क्योंकि v का एल क्यूब होता है ना, ये हो गया। अब आओ इधर आ जाओ, यहां प्रेशर था, प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बाय वी स्क्वायर। जो डायमेंशन p का आएगा वही a बाय वी स्क्वायर का आएगा। p क्या होता था, प्रेशर। प्रेशर का अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स का तो पता होना चाहिए। फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो फोर्स का पता होना चाहिए। फोर्स का जानते हो, फोर्स का कितना होता है, mlt-2 होता है। और यहाँ पे क्योंकि प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया का एल स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो अब इसको निकालते हैं, a अपॉन v क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का एल क्यूब होता है, तो एल की पावर 6 इज इक्वल टू एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ऐसा कुछ हो गया। इसको इधर लेके चले जाओ, तो a का कितना आया, a का आ गया एम एल की पावर 5 टी माइनस 2, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो a का इतना आ गया और b का इतना आ गया। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको a बाई बी स्क्वायर की बात करनी है, a बाई बी स्क्वायर। ठीक है, a बाई बी स्क्वायर, तो a का लिख लो, a का कितना आ रहा है, एम एल की पावर 5 टी माइनस 2, ऐसा कुछ आ रहा है। और b का कितना आ रहा था, b का एल क्यूब था, तो एल क्यूब कितना हो गया, एल की पावर 6 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा, एम टी माइनस 2 अपॉन एल, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हमें यह बताना है कि इसका जो डायमेंशन है किसके इक्विवेलेंट आ रहा है। m हमारा कितना आ गया, एम टी माइनस 2 अपॉन एल, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अगर आप देखो तो जो प्रेशर का था, प्रेशर का जब आपने निकाला तो प्रेशर का कितना आ रहा था, प्रेशर का इतना आ रहा था, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अगर आपने प्रेशर का निकाला तो प्रेशर का इतना आ रहा था, और मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो भी शायद यही आ रहा है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। मतलब मेरा जो डायमेंशन आ रहा है वो प्रेशर का आ रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशन प्रेशर के बराबर नहीं होता। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी इसका भी नहीं होता, स्ट्रेन का भी नहीं होता, इसका होता है। कैसे होता है आइए बताता हूं। एनर्जी डेंसिटी जो होती है ना, एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशन होता है वो प्रेशर के बराबर होता है। कैसे होता है आइए समझते हैं। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी को मैं ईडी लिख देता हूं। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी का आप ऐसे लिख सकते हो, याद होना चाहिए ml2 t माइनस 2, और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का कितना होता है, एल क्यूब होता है, तो कितना हो जाएगा, ml माइनस 1 t माइनस 2। तो इसको याद रख लेना कि जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर का जो डायमेंशन होता है वो एनर्जी डेंसिटी वाला होता है। ठीक है, आप थोड़ा याद करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, पांचवा क्वेश्चन भी अपना हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीच बीच में अपन ऐसे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन लाते रहेंगे आपके लिए, ताकि आपको सब टाइप के क्वेश्चंस की वैरायटी मिले। जब भी मैच द कॉलम आए, देखो सारे करने की जरूरत नहीं होती है, आप सबसे आसान वाला पहले उठाओ इनमें से, और उसमें देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थोड़ा भारी भरकम है, निकालना पड़ेगा, तो इसको छोड़ो। प्रेशर ग्रेडियंट भी निकालने को आ सकता है, कंप्रेसिबिलिटी भी। सबसे आसान मेरे हिसाब से इंटेंसिटी है, या बी और सी में से दोनों ही थोड़े आसान है, तो बी और सी में से आइए एक काम करते हैं, इंटेंसिटी ले लेते हैं। ठीक है, तो आइए इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है,
इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर आप एनर्जी को एरिया से और टाइम से डिवाइड कर दो तो इंटेंसिटी हो जाता है ना। अगर आप इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो इंटेंसिटी का कितना होगा, ml2t माइनस 2, ठीक है। एरिया का कितना होता है, l स्क्वायर होता है, और टाइम का कितना होता है, t होता है, ठीक है। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो इंटेंसिटी का कितना हो जाएगा, mt माइनस 3, कितना हो गया, mt माइनस 3। तो आइए एक बार देखते हैं, mt माइनस 3 कहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब जो b होगा, b का तो फर्स्ट होना चाहिए, b का फर्स्ट यहाँ नहीं है तो इसको गलत कर दो। b का फर्स्ट यहाँ दिख रहा है, b का सेकंड यहाँ दिख रहा है, b का थर्ड यहाँ दिख रहा है, ये गलत, ये गलत। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही, ठीक है। तो आपको तो अपना टाइम बचाना है, तो b का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला, बाकी सब अपने आप सही हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Given a charge q, current I and permeability of vacuum mu naught, which of the following has dimension of momentum? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। कह रहा है भाई चार्ज q था, करंट I था, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट था, तो भाई कह रहा है कि मोमेंटम जो है, ठीक है, उसका डायमेंशन इनमें से किसका होगा, ठीक है। तो इसका करने का हम लोगों ने थोड़ा सा आसान तरीका सोचा है, ठीक है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, जनरली बच्चे ये करते हैं कि इन चारों का डायमेंशन निकाल लिए और मोमेंटम का निकाल लिए और दोनों को मैच करने की कोशिश करी, ठीक है। तो वैसे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा ऐसे सोचो, याद करो मैग्नेटिज्म में एक फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू नॉट I1 I2, मैं दोनों करंट्स को सेम मान लेता हूं। याद करो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दो वायर्स रखी हैं, दो वायर्स में करंट जा रहा है सेम डायरेक्शन में, है ना, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो वहां आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फोर्स का, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd इंटू एल, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे डायमेंशन की बात करनी है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये तो डायमेंशन लेस होता है, तो ये तो ड्रॉप हो जाएगा, है ना। d डिस्टेंस होता है और l लेंथ होता है, तो ये कट जाएगा, क्योंकि भाई इसका मीटर या मीटर l तो कट जाएगा, तो इसको भी हटा देते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट I स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, एक I को तो ऐसे ही लिखा, और एक I को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहां चार्ज की बात कर रखी है ना। तो एक I को q/t करके लिख सकते हैं। अरे भाई एक I को I लिखा और एक I को q/t करके लिखा, अब t को इधर लेके आ गए, तो कितना आ गया, f इंटू टी इज इक्वल टू म्यू नॉट IQ, ऐसा कुछ आ गया। अब याद करो न्यूटन्स लॉ जब पढ़ा होगा तो f इंटू टी क्या होता था, इंपल्स होता था, और इंपल्स ही चेंज इन मोमेंटम होता था। तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो मोमेंटम का आएगा, और मोमेंटम का कितना आ जाएगा, म्यू नॉट IQ। तो बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन हो गया, म्यू नॉट IQ। तो म्यू नॉट IQ कौन सा है, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के अगर फॉर्मूले अगर आप याद करोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, वरना दूसरे तरीके से तो आप कर ही सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर से आपके सामने एक मैच द कॉलम वाला आ गया है। क्या करना है आपको, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, सबसे आसान वाले को पकड़ो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन का सबको रटा होना चाहिए, LT-2 होता है। LT-2 कहां दिख रहा है भाई, डी का तो फर्स्ट होना चाहिए, कंफर्म है, डी का कंफर्म है, फर्स्ट होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि डी का 4 बोल रहा है, डी का सेकंड बोल रहा है, ये गलत हो गया। आंसर या तो ए होगा, सॉरी, आंसर या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, ठीक है। अब दूसरा देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी का भी रटा होता है बच्चों को। एनर्जी का क्या होता है, ml2t-2, ठीक है। इसका तो ये था, कंफर्म है, और इसका ये होगा, बी का थर्ड होगा, ठीक है। तो बी का थर्ड होना चाहिए, तो यहां बी का थर्ड है और यहां बी का फोर्थ है, मतलब ये गलत हो गया, मतलब आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला सही हो गया। तो इस टाइप से आप करेंगे तो सही रहेगा। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको टाइम बचाना है, तो आपको देखना है सबसे आसान वाला कौन सा है और ऐसे करके मैच करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोबारा से मैच द कॉलम आ गया, बताओ सबसे आसान कौन सा है इनमें से। ये थोड़ा टफ है, ये थोड़ा इजी है, ये भी थोड़ा इजी है, ये थोड़ा टफ है। बी और डी टफ है, ए और सी इजी है। तो आइए मैं चालू करता हूं ए से। ए क्या होता था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। ए क्या होता था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिनको नहीं पता उसको बोलते हैं केबी। केबी की वैल्यू होती है R/Na। केबी की वैल्यू क्या होती है, R/Na, ठीक है, ये होती है। चलो तो PV इज इक्वल टू NRT होता है, ये अपन जानते हैं। PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है। तो R का क्या अपन निकाल सकते हैं, R का कितना होगा, PV, या फिर एक काम करते हैं KB का ही निकाल लेते हैं। एक काम कर लेते हैं,
PV इक्वल टू nRT होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया PV इज इक्वल टू N अपॉन NA इंटू R इंटू T। तो ऐसा हो गया PV इज इक्वल टू N, ये वाला जो टर्म है ये कितना हो गया KB N KBT। तो KB की वैल्यू कितनी हो जाएगी PV अपॉन NT। ठीक है भाई, यहां तक मैं आ गया। मैं आपको पहले ही बोला था आपको फॉर्मूले तो पता होने चाहिए थोड़े थोड़े, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो KB की वैल्यू हो गई PV अपॉन NT। PV क्या होता है, इसको प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। याद रखना है बच्चों, PV जो होता है इसका डायमेंशन एनर्जी का होता है। तो जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो KB जो होगा ना, KB का जब आप निकालोगे तो ऊपर एनर्जी बन गया। एनर्जी का कितना होता है mL2T-2। ठीक है, और यहाँ n तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो उसका तो कुछ नहीं होगा, और T टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर का केल्विन हो गया। तो कितना हो जाएगा mL2T-2 K की पावर -1। ठीक है, तो कितना आ रहा है mL2T-2 K की पावर -1, मतलब A का जो होना चाहिए वो थर्ड होना चाहिए। A का तो थर्ड होना चाहिए। A का थर्ड किस में आ रहा है, A का थर्ड भाई फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में आ रहा है। बड़े चालाक लोग हैं, तो सेकंड वाले को तो गलत कर दो। ठीक है, अब आ जाओ प्लैंक्स कांस्टेंट में। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे देखते हैं, इधर आ जाओ। आपने फॉर्मूला पढ़ा है E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू, इस टाइप से पढ़ा होगा। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, H, न्यू को लिख दिया 1/T, तो H की वैल्यू कितनी हो गई, ET हो गई। अब निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, H का कितना होगा, एनर्जी का कितना होता है mL2T-2, और इसमें T को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, टाइम को। तो H का कितना हो जाएगा mL2T-1, तो mL2T-1 हो गया। ठीक है, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट का पहला हो गया, C का फर्स्ट हो गया। C का फर्स्ट किस में आ रहा है भाई, थर्ड में आ रहा है और फर्स्ट में आ रहा है, मतलब चौथा भी नहीं हो सकता है। तो आपको एक और निकालना पड़ेगा, एक और आपको निकालना पड़ेगा। कौन सा निकाले, एक काम करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकालेंगे, याद करो, एक फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल टू 6 पाई ईटा R V। V कौन सी, टर्मिनल वेलोसिटी। ये तो डायमेंशनलेस है, इसको ड्रॉप कर दो, है ना, इसको ड्रॉप कर दो। फोर्स का कितना होता है mL2T-2, ईटा का आपको निकालना है, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। R क्या होता है, रेडियस होता है, तो रेडियस का लेंथ होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1 होता है, तो इसको ऐसे लिख दिया भाई। ठीक है, तो ईटा का कितना आ जाएगा, अगर आप देखो ईटा का आ जाएगा m, ये और ये कैंसिल हो गया, mL-1 T-1। तो आपका ईटा का कितना आ गया mL-1 T-1। अगर मैं देखूं तो mL-1 T-1 यहां पे था, मतलब B का जो होना चाहिए वो फोर्थ होना चाहिए। B का फोर्थ इसमें आ रहा है और इसमें B का सेकंड आ रहा है, मतलब ये भी गलत हो गया, मतलब आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, ऐसे करना है। 9th वाला भी हो गया। आइए अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। In an electromagnetic system, the quantity representing the ratio of electric flux and magnetic flux has dimension of। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई सिस्टम है, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों का जो रेशियो है उसकी बात की गई है। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिख सकते हो आप, EA, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिख सकते हो, BA। ए और ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये बन गया E/B। E/B याद करो, EMW बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। E/B को बोलते हैं C। इसका जो रेशियो आता है ना वो C के बराबर आता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। तो आपका जो रेशियो आ रहा है वो रेशियो किसके बराबर आ रहा है, वो C के बराबर आ रहा है। और अगर आप इसका डायमेंशन लोगे तो इसका जो डायमेंशन आ जाएगा C का, वो किसके बराबर आ जाता है, LT-1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, मतलब ये जो रेशियो की बात कर रहे हैं उसमें L की पावर आनी चाहिए 1 और T की पावर आनी चाहिए -1। ठीक है, यहां पे अगर हम देखें तो कह रहा है इसका जो रेशियो आएगा उसमें M की पावर आएगी P, L की पावर आएगी Q, T की आएगी R और A की आएगी S। ठीक है, तो मैं देख के बोल सकता हूं भाई P कितना होगा, P तो 0 होगा क्योंकि मास तो आ ही नहीं रहा है। लेंथ की पावर Q आ रही थी, यहां पे 1 आ रही थी, तो आप बोलोगे जब Q होगा ना, Q की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना। टाइम की पावर कितनी आ रही है, R, और यहां टाइम की पावर कितनी आ रही है, -1। ठीक है, तो आप बोलोगे R की वैल्यू कितनी हो गई, -1। यहां पे आप देख सकते हो A की पावर S है, यहां पे तो A है ही नहीं, तो यहां पे S की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, Q और R की वैल्यू बताओ, तो Q की वैल्यू 1 थी, R की वैल्यू -1 थी, तो आंसर कितना हो गया, ये आंसर हो गया। तो आंसर हो गया 1, -1। ठीक है, इस टाइप से करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर सेम।
ठीक है, ये आपको याद रखना है कि प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है, चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो। अगर नहीं निकालना, याद भी रखना है, तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट बोली है ना, उसको ध्यान दो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इन बोर्स मॉडल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। बोर ने जब अपने पोस्टुलेट्स दिए थे तो उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम सकता है, लेकिन हर ऑर्बिट में नहीं, ये उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एक मल्टीपल होगा किसका, h/2π का। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो मल्टीपल होगा, मल्टीपल के लिए अपन n यूज करते हैं, किसका मल्टीपल होगा, h/2π का। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो L आप देख सकते हो, L किसका मल्टीपल आ रहा है, h का मल्टीपल आ रहा है, n को आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4, तो L जो आएगा ऐसे लिख सकते हो 1h/2π, 2h/2π, 3h/2π, तो h का मल्टीपल करके आएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इससे आपको एक और चीज पता लगेगी कि L का और h का है ना डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस होगा, इनफैक्ट ये पूरा डायमेंशनलेस होगा क्योंकि एक नंबर है ना, और ये भी एक मैथमेटिकल नंबर है, तो L का जो डायमेंशन होगा वही h का होगा। और ये कैसे प्रूव हो रहा है, वो इसका जो इनका जो सेकंड पोस्टुलेट है ना, वहां से प्रूव हो रहा है कि एंगुलर मोमेंटम का और h का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम अ क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो जो रेशियो है, ये रेशियो कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितनी होती है, जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है ना हमने, डाइपोल मोमेंट क्या होती है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, है ना। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को आप बोल सकते हैं I इंटू ए, क्या बोल सकते हैं, I इंटू ए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो Q को लिख सकते हैं I इंटू टी इंटू एल अपॉन I इंटू ए। ए क्या होता था, एरिया होता था। ठीक है, तो एरिया का तो L स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसको भी L लिख लो, इसको भी L लिख लो, और इसको ऐसे लिख लो क्योंकि कैपिटल T लिखते थे अपन टाइम के लिए, तो इसको कैपिटल T लिख लो। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना हो गया, T/L, आपका आंसर T/L हो गया। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी कुछ देर पहले किया था, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो ऐसा कुछ आ रहा है। अगर मैं देखूं तो इसका जो डायमेंशन आ रहा है, डायमेंशन कितना आ रहा है, L-1, L ऊपर चल जाएगा ना, L-1 T⁻1। ठीक है, चलो तो कंपेयर करके देखते हैं। कह रहा है भाई मास जो है, मास की पावर P होनी चाहिए, मास तो है ही नहीं, तो P कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। L की पावर कितनी आनी चाहिए, O आनी चाहिए, L की पावर O आनी चाहिए, तो O, तो ये जो O है, O की वैल्यू कितनी आ गई, -1 हो गई। ठीक है, T की पावर R आनी चाहिए, R की पावर कितनी है, R की वैल्यू कितनी है, 1 हो गई। देखो R आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और S है ना, S कितना होना चाहिए, A तो आ ही नहीं रहा, तो S की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं ये, वैल्यू ऑफ PNQ बताओ, PNQ यहाँ पे मेरे ख्याल से Q होगा। ठीक है, तो ये Q होगा, तो P की वैल्यू 0 आ रही है और Q की वैल्यू -1 आ रही है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा, 0, -1। ठीक है, इस टाइप से करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोबारा से आपके सामने, कौन सा, मैच द कॉलम कर सकते हो, बताओ सबसे अच्छा, सबसे इजी वाला कौन सा है। यहां तो सारे ही थोड़े से खतरनाक है, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, सेल्फ इंडक्टेंस। चलो तो एक काम करते हैं, सीक्वेंस वाइज ही चलते हैं। आइए मैग्नेटिक इंडक्शन पे पहले करते हैं अपन, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैं जानता हूं, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, F = BIL। ठीक है, फॉर्मुलेज आपको पता होने चाहिए, कहीं फंसो तो फॉर्मूले का सहारा ले लो। मुझे तो याद नहीं है मैग्नेटिक इंडक्शन का, तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया, F = BIL। ठीक है, फोर्स जो होता है, फोर्स का आप जानते हो, फोर्स का कितना होता है, ml T-2 हो गया। B का आपको नहीं पता, तो आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, I का आपने लिख दिया A, और लेंथ का आपने लिख दिया L, ऐसा कुछ लिख दिया। तो जो B हुआ, B का कितना आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो B का कितना हो गया, ma-1 T-2, ma-1 T-2। आइए चेक करें, ma-1 T-2, मतलब ये जो A है ना, A का थर्ड होना चाहिए,
ए का थर्ड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, तो ये तो गलत हो गया। यहां देखें ए का यहां फर्स्ट आ रहा है तो ये भी गलत हो गया, मतलब आंसर या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड वाला होगा। ठीक है, तो आइए इसको आगे और सॉल्व करें। अब एक बार चेक करें और क्या है अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। अगर ये आ गया है तो यार ये निकालना थोड़ा मुश्किल थोड़ी ना है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 5b, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोलते हैं, b इंटू ए। तो b का आ चुका है ना, ये ए एम्पेयर नहीं है, ये एरिया है। ठीक है, एरिया लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना होगा, नहीं होगा, है ना। तो इसका जवाब निकालोगे तो कितना आएगा, एम ए माइनस वन टी माइनस टू, है ना, और एरिया का कितना होता है एल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एम ए माइनस वन एल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, एम ए माइनस वन एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। चलो इसको एक बार देखो क्या कुछ आ रहा है यहाँ पे, एम ए माइनस वन टी माइनस टू और एल स्क्वायर भी आ रहा है, मतलब आपका जो बी होगा, बी का ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो बी का 4 होगा। यहाँ पे बी कितना दे रखा है, यहाँ भी बी का कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, मतलब बी का 4 दोनों जगह दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब इससे भी कुछ नहीं आया। तो आओ सी वाले पे चलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, अब याद करो एक फॉर्मूला जो आपने सोलेनॉइड का पढ़ा है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मैं यहां पे आ जाता हूं, बी का अभी हमने निकाला है, कितना होता था, एम, जल्दी से देखिए, ए माइनस वन टी माइनस टू। म्यू नॉट का आपको निकालना है तो म्यू नॉट को आपने म्यू नॉट लिख दिया। एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, म्यू नॉट इज इक्वल टू एन बाई एल इंटू आई। एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो तो सिंपल सा एक नंबर है, तो उसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, एल का जरूर होगा। तो म्यू नॉट का आपने म्यू नॉट लिखा, एन का कुछ नहीं होगा, एल का कितना होगा, एल इनवर्स होगा, और जो करंट है ना, करंट का कितना हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, तो ए हो गया। ठीक है, तो म्यू नॉट का निकाल लेते हैं, तो म्यू नॉट का कितना होगा, तो यहां आ गया एम, इसको इधर लेके आ जाओ, ये एल हो गया। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाओ, ये कितना हो गया, ए की पावर माइनस टू हो गया और टी की पावर माइनस टू हो गया। ठीक है, एम एल ए की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस टू। अब देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है एम एल ए की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस टू दिख रहा है, मतलब सी का जो होना चाहिए फर्स्ट होना चाहिए, सी का फर्स्ट होना चाहिए, सी का फर्स्ट होना चाहिए, मतलब ये सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये वाला करेक्ट हो गया और ये वाला कौन सा हो गया, गलत हो गया। तो इस टाइप से आपको करना है, ये वाला थोड़ा सा अच्छा था, इसमें आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोबारा से आपके लिए, बताइए, सबसे आसान, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो होगी नहीं, मास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिजिक्स में इसको हम रो से लिख लेते हैं, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। मास का कितना होता था, मास का m होता था, मास का आप लिखोगे तो m होगा, तो मास का तो m होता था और वॉल्यूम का L क्यूब होता था। तो जल्दी से बता दो मास डेंसिटी का कितना होगा, ml की पावर -3 होगा। मतलब इसका जो आंसर होगा वो तो चौथा होना चाहिए, ए का फोर्थ होना चाहिए। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब इसको गलत कर दो, इसको गलत कर दो। ठीक है, अब बताओ कौन सा करें, पावर करके देखें। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो जो पावर होती है, पावर को लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी का सबको पता है, एनर्जी का कितना होता है बताइए, ml2 t माइनस टू, और यहाँ पे टाइम का t हो गया। ठीक है, तो जब आप निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा ml2 t माइनस 3 आ गया, ml2 t माइनस 3 आ गया। यहाँ पे कहीं ऐसा आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो आप बोलोगे सी का जो होना चाहिए वो फर्स्ट होना चाहिए, सी का फर्स्ट होना चाहिए। तो सी का यहाँ थर्ड दे रखा है, गलत हो गया, सी का यहाँ फर्स्ट, मतलब ये करेक्ट है, मतलब थर्ड वाला आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा इजी था, 14th हो गया। आइए 15th की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इन एफ। एम एल टी एंड सी स्टैंड फॉर मास, लेंथ, टाइम एंड चार्ज। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखो घुमा के पूछा गया है। ठीक है, यहां कंफ्यूजन हो सकती है, कैपेसिटेंस पूछा है, देख लो क्या पूछा है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, आप बोलोगे सर कैपेसिटेंस तो सी से डिनोट करते, यहां एफ कैसे दे दिया। अरे भाई मेरे ऊपर है, मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस अल्फाबेट से डिनोट करना चाहता हूं, ये मेरे ऊपर है। वैसे तो सी से करते हैं, इसने बोल दिया भाई एफ से करो, तो कंफ्यूज नहीं होना। एफ फोर्स नहीं है, एफ क्या है, कैपेसिटेंस। ठीक है, एम मास है, लेंथ एल है, टी टाइम है और सी चार्ज है। ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करता हूं। इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अगर आप देखें
तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूले, कैपेसिटेंस के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं आपने, हाफ सी वी स्क्वायर पढ़ा है। चलो तो आप ऐसे कर लो, आपने यहाँ पे क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है एनर्जी का, एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्यू स्क्वायर बाय 2c। मेरे ख्याल से इस फॉर्मूले से थोड़ा जल्दी से आ सकता है आंसर, तो मैंने एनर्जी को लिख दिया क्यू स्क्वायर बाय 2c, है ना, और c को मैंने फटाफट क्या लिख दिया, f लिख दिया, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। c तो चार्ज है और कैपेसिटेंस तो f है, तो मैंने यहाँ पे f लिख दिया। तो f निकालना है मुझे, तो f की वैल्यू कितनी हो गई, है ना, q यहाँ पे चार्ज था, है ना, तो q यहाँ पे क्या था, चार्ज था, ठीक है। तो q जो चार्ज था, चार्ज को भी मैंने क्या लिख दिया, चार्ज को मैंने c लिख दिया, है ना। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो डायमेंशनलेस है, इसको तो हटा देंगे, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, सी स्क्वायर बाई यू, है ना, ऐसा आ गया, ठीक है। इस यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब u क्या होता है, एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ml2t माइनस 2 अपॉन सी स्क्वायर। तो f का कितना आ जाएगा, m माइनस 1 l माइनस 2 सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, m माइनस 1 l माइनस 2, m माइनस 1 l माइनस 2 c का स्क्वायर और t स्क्वायर, मतलब ये तो पहला ही मैच कर रहा है, देख सकते हो, m माइनस 1 है, l माइनस 2 है, c स्क्वायर है और t स्क्वायर, पहला ही मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हो गया। आप जिस फॉर्मूले की जो चॉइस ले रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे ये कर दिया, आपने सी का पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वहाँ फंस जाओगे क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का नहीं पता, ठीक है। तो 3-4 फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ही आपको बचाएगा इस चैप्टर में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस गिवन बाय इतना, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन दे रखा है, यहाँ पे ए बी सी डी कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन डायमेंशनलेस नहीं, इनका डायमेंशन आएगा। तो ए बी सी अपॉन डी का डायमेंशन क्या होगा, ये बोल रहा है, ठीक है। चलो आपको यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को तभी ऐड किया जा सकता है जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, ठीक है। देखो ये है, ये है, ये है और ये है, मैं इन चारों चीजों को ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ए का डायमेंशन फॉर्मूला, बी कॉस स्क्वायर टी का डायमेंशन फॉर्मूला, सी टी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला और डी का, ये चारों का बराबर होना चाहिए, तभी ऐड कर पाएंगे, ठीक है। और जब मैं इन चारों को ऐड करूंगा तो क्वांटिटी क्या आ रही है, एक्स आ रही है, एक्स मतलब पोजीशन होता है। तो जब आप दो क्वांटिटीज को ऐड करते हो, ठीक है, जैसे आप लेंथ को लेंथ में ऐड करोगे तो आएगा तो लेंथ ही, फोर्स थोड़ी आ सकता है। तो अगर आप इन चारों चीजों को ऐड करोगे तो आ क्या रहा है, पोजीशन आ रहा है, पोजीशन क्या होती है, लेंथ। तो इसका मतलब आ रहा है एक्स, मतलब इन चारों का डायमेंशन एल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो हमने एक और चीज पढ़ी है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक या मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। जैसे मैं साइन की बात करूं तो साइन, जब भी आप साइन थीटा या साइन एक्स करते हो तो आंसर हाफ आता है, √3/2 आता है, 1/√2। ये एक मैथमेटिकल नंबर है, इसका कोई भी डायमेंशन या यूनिट नहीं होता है। तो आप सीधा सीधा जो फंक्शन है ना, फंक्शन को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए का डायमेंशन इज इक्वल टू बी का डायमेंशन इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू डी का डायमेंशन इज इक्वल टू एल का डायमेंशन, ऐसे लिख सकता हूं। अब जो ये कह रहा है वो करो आप। ये क्या कह रहा है कि ए बी सी अपॉन डी का निकालना है ना, तो ए बी सी अपॉन डी का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ए का कितना था, ए का तो लेंथ था, तो इसका कैसे निकालेंगे, ए का तो लेंथ था, बी का कितना था, बी का भी लेंथ था, ठीक है। अगर मैं डी की बात करूं, डी का कितना था, डी का भी लेंथ था, तो डी का भी लेंथ हो गया। सी का कितना होगा, आप बोलोगे सी टी स्क्वायर एल है, सी टी स्क्वायर कितना है, एल है, तो सी का कितना होगा, एल टी की पावर -2, ऐसा हो जाएगा। ये और ये क्या हो गया बताओ, कैंसिल हो गया। तो अपना आंसर कितना आ रहा है, अपना आंसर आ रहा है एल स्क्वायर टी -2, अपना आंसर एल स्क्वायर टी -2 आ रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो कितना आ रहा है, एल स्क्वायर टी -2, मतलब पहला वाला ऑप्शन आ रहा है, मतलब 16th का आएगा फर्स्ट, एल स्क्वायर टी -2। आगे करते हैं, फाई की वैल्यू दे रखी है अल्फा सिग्मा प्लस बीटा लैम्डा। लैम्डा और सिग्मा क्या है, लीनियर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अल्फा बाय बीटा का आपको डायमेंशन बताना है। आप बोलोगे सर ये जो है और ये जो है, ये दो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं, ऐड तभी हो सकती है जब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। तो अपन लिखेंगे अल्फा सिग्मा का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, बीटा लैम्डा के बराबर होगा।
मुझे क्या करना है, अल्फा बाय बीटा का निकालना है। तो अल्फा बाय बीटा जो होगा, अल्फा बाय बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, लैम्डा बाय सिग्मा के बराबर होगी। लैम्डा को आप क्या बोल सकते हो, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, क्यू बाय एल, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्यू बाय ए। एरिया को एल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो क्यू और क्यू कैंसिल, आंसर कितना आ गया, एल आ गया। मतलब इसका जो डायमेंशन आ रहा है वो लेंथ के बराबर आ रहा है, लेंथ। अगर मैं ऑप्शन देखूं, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ रहा है, एरिया के बराबर आ रहा है, चार्ज के बराबर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ होता है, तो ये जो है ये डायमेंशनल लेंथ के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द मेजरमेंट इट इज आस्क्ड टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क अप्लाइड ऑन द सिस्टम। ये कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन सा होता है, मान लो यंग्स मॉडुलस की बात कर रहे हैं, यंग्स मॉडुलस को टॉर्क से डिवाइड कर दो। कह रहा है भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो क्या होगा, और कुछ आगे भी कह रहा है तो बाद में देख लेंगे। तो जब तैयारी कराई जाती है इस चैप्टर की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड, तो अच्छे से बताया जाता है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, जैसे यंग्स मॉडुलस हो गया, है ना, बल्क मॉडुलस हो गया, शेयर मॉडुलस हो गया, इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले किसके बराबर आते हैं, प्रेशर के बराबर। उनकी जब आप यूनिट्स भी देखोगे ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी, ये प्रेशर की होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाई है ना, वाई का डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर के बराबर होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाई को लिख दिया मैंने प्रेशर अपॉन यहाँ टॉर्क लिख दिया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। देखो जो प्रेशर है, प्रेशर का क्या होता है, ml माइनस 1 t माइनस 2। टॉर्क का क्या होता है, ml2 t माइनस 2। m और m कैंसिल, t माइनस 2 t माइनस 2 कैंसिल। तो यहाँ कितना हो गया, ये ऊपर चल जाएगा, तो कितना आ गया, l की पावर, इससे आ गया l की पावर माइनस 3 आ गया। मतलब इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया l की पावर माइनस 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर माइनस 3 और t की पावर 0। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। बस अब इसको कंपेयर करो। कह रहा है m की पावर a है और m की पावर यहां 0 आ रही है, तो a की वैल्यू 0 हो गई। b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस 3, वो तो इसने दे ही रखा है, अपनी भी आई गई है। c की वैल्यू कितनी है, अगर आप देखो तो c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ c पूछ रहा है, तो c की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन। ध्यान रखना क्या लिखा है, नॉट लिखा है, ठीक है। आइए करके देखते हैं। अभी हमने एक असर्शन रीजन क्वेश्चन किया, एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट का तो सेम होता है, ये तो सेम वाला है। टॉर्क का कितना होता है, ml2 t माइनस 2, एनर्जी का भी ml2 t माइनस 2, दोनों का सेम होता है। प्रेशर एंड यंग्स मॉडुलस वो भी पता है, उसका भी सेम होता है। सरफेस टेंशन का निकालोगे तो mt माइनस 2 आएगा, और इसका आप निकालोगे तो इसका फोर्स इंटू टाइम करके निकालोगे आप, तो ml2 t माइनस 1 आएगा। तो इन दोनों का नहीं होता है, इसका मतलब ये अपना करेक्ट आंसर हो गया, इन दोनों का सेम नहीं होगा डायमेंशन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक और मैच द कॉलम पे आ जाते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है, यहाँ पे डायमेंशन नहीं पूछा है, यूनिट पूछा है, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन की ऐसा यूनिट टेस्ला होती है, लेकिन टेस्ला तो गिवन नहीं है, तो यहाँ गॉस से इसको कर देते हैं। मतलब ए का तो थर्ड आएगा, ए का थर्ड है, सेकंड थर्ड फोर्थ में ये गलत हो गया। अब कौन सा इजी लग रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट याद करो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA, ठीक है। NIA, N क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स, तो I होता था करंट, I का क्या होता है, करंट मतलब एम्पियर, और इसको बोलते हैं मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा ना, मैग्नेटिक मोमेंट का कौन सा हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो डी का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, है ना, डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट किस में है, डी का सेकंड है, डी का फोर्थ है, डी का फर्स्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ये हट गया, ये हट गया। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ B इज द मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, देन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ B बाय म्यू नॉट। याद करो एक फॉर्मूला अभी बताया था, B इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट NI, ये होता है, ठीक है। फॉर्मूला का खेल है, फॉर्मूले थोड़े से अच्छे से पता है ना, तो दिक्कत नहीं होगी, कैसे भी करके आप आंसर तक पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो B को लिख लो म्यू नॉट NI, क्या निकालना है, B बाय म्यू नॉट। तो B बाय म्यू नॉट कितना होता है, N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कितना हो गया, N बाय L इंटू कितना हो गया, I। N क्या होता था, N होता था नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, B बाय म्यू नॉट का निकालना है, तो B बाय म्यू नॉट का कितना होगा, N का तो होगा नहीं, I का क्या होता है, I का एम्पियर होता है, तो इसको एम्पियर लिख देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा AL की पावर -1, ऐसा हो गया। तो AL की पावर -1,
तो कौन सा हो जाएगा भाई, थर्ड हो जाएगा, ए एल की बार -1, ठीक है, तो 21 का थर्ड हो जाएगा। दोबारा से आइए, आप देख रहे हो कि जेई मेन में ये मैच द कॉलम वाले काफी सारे आए हैं, मतलब भर भर के आए हैं पिछले कुछ सालों में। तो पेपर तो क्या एनटीए बनाता है नीट का भी, तो ये मैच द कॉलम जो है ना ये काफी आते हैं, तो इन पे अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। और तरीका मैंने आपको बताया, तरीका ये है कि आप सबसे आसान वाला पहले चूज करिए। अब अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट ही हमने अभी अभी निकाले थे, तो आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का कितना होता है, अगर मैं यहां लिखूं तो मैग्नेटिक फील्ड का कितना होता था, एम ए -1 टी -2, आपको पीछे मिल जाएगा, अभी हमने निकाला था। तो एम ए -1 टी -2, मतलब बी का तो सेकंड हो गया, बी का सेकंड, तो ये गलत हो गया, बी का फोर्थ गलत हो गया, बी का फर्स्ट गलत हो गया, मतलब आंसर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता था, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ए एल स्क्वायर, इसका ये आ जाएगा, सी का फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे सी का फोर्थ आ जाएगा, मतलब इसका आंसर सेकंड ही है, ठीक है। मेरे ख्याल से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और, मैच द कॉलम। एंगुलर इंपल्स है, लेटेंट हीट है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, ईएमएफ है, ठीक है। क्या करना है, सबसे इजी वाले को देखो, एंगुलर इंपल्स या लेटेंट हीट। आ जाओ लेटेंट हीट को देखते हैं। लेटेंट हीट बताओ क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू एम एल होता है, एल का फॉर्मूला क्या होगा, Q बाय एम करके होगा। जो Q है, Q क्या होता है, Q हीट होता है, और हीट क्या होता है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो इसको आप लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एम एल टी -2, ml2 t -2, और Q बाय एम, ये कैंसिल हो जाएगा, तो L2 t -2 ऐसा हो गया। तो L2 t -2 मतलब इसका जो है ना, इसका फर्स्ट होगा। अब एलिमिनेट करते हैं, B का फर्स्ट होगा, B का फर्स्ट इसमें इसमें इसमें, ये हट गया, ठीक है, ये हट गया। एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स कैसे निकालते हैं, याद करो। एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स को अपन J से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू dt, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब टॉर्क को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकाल देंगे, टॉर्क का कितना होता है बताओ, ml2 t -2, इसको t से मल्टीप्लाई कर दो, तो J का कितना हो जाएगा, ml2 t -1, तो कितना हो जाएगा, ml2 t -1। तो ml2 t -1 कहीं दिख रहा है, मतलब A का हो जाएगा थर्ड वाला, A का थर्ड वाला हो जाएगा। तो A का थर्ड किस में है, A का थर्ड इसमें नहीं है, A का थर्ड थर्ड फोर्थ में है, मतलब थर्ड फोर्थ में से कोई आंसर होगा। अब बताओ किसको निकाले, ये तो अपन नहीं निकालेंगे, ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा निकालना। निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सबसे आसान वाला देखो, ईएमएफ। ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ जो होता है, क्या मैं उसको बोल सकता हूँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, मतलब वी के बराबर होता है, ठीक है। अब वी का जब भी निकालना हो तो ये फॉर्मूला याद रखो, वी इज इक्वल टू W/Q, वी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये मैंने ऐसे लिखा ताकि आपका निकालना आसान हो जाएगा। वर्क, वर्क का क्या होता है, जल्दी से बताइए, वर्क का होता है ml2 t -2, है ना। Q क्या है, चार्ज है ना, चार्ज को आप लिख सकते हो एम्पियर इंटू टाइम करके। तो यहाँ कितना हो गया, ml2 a -1 t -3, ऐसा कुछ हो गया, ml2 a -1 t -3। तो ml2 a -1 t -3 मतलब EMF का जो होगा ना वो सेकंड होगा। तो आइए देखें, D का जो होगा वो कौन सा होगा, सेकंड होगा, D का सेकंड होगा। तो D का सेकंड किस में आ रहा है, D का सेकंड इसमें आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। द एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज, अब यहां पे ऐसा कुछ दे दिया, डायमेंशन फॉर्मूला बताना है हमें ABC का, ठीक है। कैसे करना है, एक चीज का ध्यान रखो, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को जब वो फिजिकल क्वांटिटीज सेम हो, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो। तो यहां से चालू कर लो, C में T ऐड हो रहा है, तो आप बोलोगे जो C का डायमेंशन होगा वही T का डायमेंशन होगा, ठीक है। तो C का जो डायमेंशन होगा वो T के बराबर होगा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अब यहां देखो, मैंने इसको ऐड किया इसमें, और आंसर क्या आ रहा है, वेलोसिटी, मतलब AT² जो होगा ना, AT², इसका जो डायमेंशन होगा ये v के बराबर होगा, v मतलब वेलोसिटी। तो आप ऐसे लिख सकते हो a इंटू t² इज इक्वल टू LT -1। तो a कितना होगा, a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा
ये कितना हो जाएगा LT माइनस 3, कितना हो जाएगा LT माइनस 3, ऐसा हो गया। तो A का कितना हो जाएगा LT माइनस 3। तो A का तो अपने को पता लग गया, C का भी पता लग गया, B का और निकालना है तो B का भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ये क्वांटिटी को देख सकते हो पूरी, आप बोलोगे जो डायमेंशन V का होगा वही इस क्वांटिटी का होगा, BT अपॉन नीचे C प्लस T है, ये दोनों ही टाइम है तो इसको टाइम लिख सकते हो आप, ये भी टाइम है ये भी टाइम है तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो B का जो डायमेंशन है वो V के बराबर हो गया और V कितना होता है LT माइनस 1 होता है। तो C का आ गया, B का आ गया, A का आ गया, क्या कह रहा है ABC निकालो, है ना। तो ABC का कितना होगा, चलिए करके देखते हैं। A का है LT माइनस 3, B का कितना है LT माइनस 1, C का कितना है T है, ये और ये कैंसिल हो गया। तो ABC जो है ना, ABC का कितना आ जाएगा L स्क्वायर T माइनस 3, L स्क्वायर T माइनस 3 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर दो, ऐसे करना है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, एक और मैच द कॉलम। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का प्रेशर वाला होता है और प्रेशर वाला कितना होता है ml माइनस 1 T माइनस 2, ml माइनस 1 T माइनस 2, कौन सा दिख रहा है, मतलब A का कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। टॉर्क का क्या होता है, एनर्जी वाला होता है ml2 T माइनस 2, तो ml2 B का जो हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है m माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो भी निकाल चुके हैं, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो A का कौन सा आ रहा है, A का सेकंड आ रहा है, A का सेकंड मतलब ये आ रहा है, ठीक है, A का सेकंड, B का कौन सा आ रहा है, B का फोर्थ आ रहा है, A का सेकंड B का फोर्थ, मतलब आंसर थर्ड हो जाएगा। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों डायमेंशन के क्वेश्चन काफी कुछ हो गए हैं, अब अपन कुछ एरर्स के भी क्वेश्चन करते हैं, बीच बीच में डायमेंशन के भी क्वेश्चन आते रहेंगे ताकि आपको पता लगे एरर्स कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ वायर। जो वायर होती है देखो ऐसी इस टाइप की होती है और जो वायर का शेप होता है उसको अपन सिलेंडर मानते हैं, ठीक है। तो बताइए डेंसिटी कैसे निकालते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच या L, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो। अब क्या कह रहे हैं, ये आपको एरर बताना है। एरर बताना है तो कैसे करेंगे, देखो ऐसा हो जाएगा, डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा m बाय m प्लस कितना आ गया 2 डेल्टा r बाय r प्लस डेल्टा l बाय l, ऐसा हो गया। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 100 से। 100 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है। इधर भी कर लेते हैं 100 से, तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, ठीक है। अब आओ चलो यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं। डेल्टा है मतलब मास में एरर, मास में कितना एरर है, मास में एरर जो है वो दे रखा है 0.003, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई होगा तीनों से, तो जब यहाँ एरर, ये एरर था, इसमें जब 100 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, देखो 0.3 हो गया अपॉन मास की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी थी 0.6 प्लस यहाँ पे 2 जो था, 2 को ऐसे लिख लिया मैंने। डेल्टा आर मतलब रेडियस नापने में एरर, रेडियस नापने में जो एरर था वो कितना था 0.1 था। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा 10 अपॉन इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 5 थी, प्लस जो लेंथ था, है ना, लेंथ में आप देख सकते हो ये इसका एरर हो गया, तो इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 5 अपॉन इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 लिख लेते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, ये कितना बन जाएगा, हाफ बन जाएगा। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ये कितना बन गया, हाफ बन गया, प्लस यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया 2 आ गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो ये बन गया 4 प्लस 5/10 ये कितना हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितना हो गया 5%, 5% हो गया, ठीक है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, तो आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को करेक्ट मान लेंगे, ठीक है, 5% एरर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरर का ही क्वेश्चन दिख रहा है, द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय, ऐसे दे रखी है एक एनर्जी, है ना, यहां पे लिख भी लेते हैं। एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, अल्फा का क्यूब है और ई की पावर है माइनस बीटा टी, ऐसा कुछ दे दिया। टी क्या है, टाइम है। एरर है किसमें, अल्फा नापने में भी एरर है, टी नापने में भी एरर है, ठीक है। एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इन एनर्जी इज, एनर्जी में आपको मैक्सिमम एरर निकालना है, कितना होगा। तो बच्चों एक चीज याद रखना कि भाई देखो जहां ई आ जाए ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, वहां आप लॉग ले लो,
जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं एरर के वो लॉग लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूं, ये था, मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया, मतलब ln ले लिया, तो ln ही किसके बराबर हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 ln अल्फा माइनस बीटा टी। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। मैं जब ऐसे लॉग लूंगा ना, तो लॉग लूंगा तो ये ln ऑफ ये इंटू ये, तो ln ऑफ ये इंटू ये कितना हो जाएगा, ln a प्लस ln b, पावर नीचे आ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एरर निकालना है ना, और एरर जनरली स्मॉल परसेंटेज चेंज के लिए निकाला जाता है, तो इसलिए स्मॉल जब भी होता है तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/e, और e का कितना हो जाएगा de, ठीक है। ln अल्फा का कितना हो गया 1/अल्फा, और यहां कितना हो जाएगा d अल्फा। जब अपन एरर निकालते हैं तो एरर हमेशा मैक्सिमम निकालते हैं जनरली, तो एरर में हमेशा ऐड करना होता है, तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यहाँ बीटा, और यहाँ कितना आ जाएगा, जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dt आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, डेल्टा ई अपॉन ई इज इक्वल टू कितना आ गया 3 डेल्टा अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना आ गया डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। इसने बोल रखा है द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अल्फा, है ना। अल्फा में इसने एरर दे रखा है परसेंटेज एरर दे रखा है, तो एक काम करो, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, है ना। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। दोनों साइड मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ कितना बन गया, परसेंटेज एरर इन एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन अल्फा प्लस, यहाँ कितना बन जाएगा 100 बीटा इंटू डेल्टा टी, ऐसा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एरर परसेंटेज एरर द मेजरमेंट ऑफ अल्फा इन टी आर इतना, ठीक है। आपको कब निकालना है, 5 सेकंड पे ये निकालना है, लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ डेल्टा टी आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है डेल्टा टी, ठीक है। अब आप एक काम करो, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज एरर वाला टर्म बन नहीं रहा है ना, यहाँ परसेंटेज एरर वाला टर्म नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ बीटा डेल्टा टी था और ये 100 था, 100 को इधर लिख लिया मैंने, यहाँ परसेंटेज एरर वाला टर्म बन नहीं रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ इसको टी से डिवाइड कर दिया और टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये परसेंटेज एरर वाला टर्म बन गया, ऐसे लिख सकता हूं, परसेंटेज एरर इन एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन अल्फा प्लस, यहां क्या लिख देंगे बीटा इंटू, ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन टाइम इंटू टाइम। अब सारी वैल्यूज पता है, चलो एक बार वैल्यूज पुट करके देखते हैं, तो कितना हो गया, ये बन गया 3 टाइम्स, अल्फा में परसेंटेज एरर कितना था, अल्फा में था 1.2%, तो कितना हो गया 1.2%, ठीक है। तो 1.2% हो गया, प्लस बीटा कितना था, बीटा की वैल्यू दे रखी थी इन्होंने 0.3 दे रखी थी, तो बीटा की वैल्यू दे दी इन्होंने 0.3, परसेंटेज एरर इन टाइम, टाइम में परसेंटेज एरर कितना था 1.6 था, तो यहाँ पे 1.6 लिख दिया आपने, और टाइम कितना था, टाइम बोला था 5 सेकंड है, तो यहाँ पे 5 सेकंड लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब कितना करेंगे, ये बन जाएगा 3.6% प्लस, है ना, ये बन जाएगा 0.3, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8%, ठीक है। तो यहाँ कितना बन जाएगा 3.6 प्लस 8 3 24, तो आंसर कितना हो जाएगा 6%, आंसर मेरा कितना आ जाएगा 6%। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो यहाँ पे 6% वाला ऑप्शन दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना आप, इसी टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आ चुका है कुछ साल पहले, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो याद रखना जब भी एक्सपोनेंशियल आ जाए तो लॉग लेके डिफरेंशिएट करना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी थी Q, ठीक है, और Q की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, ठीक है। तो जो Q की वैल्यू दे रखी है, आइए इसको लिख लेते हैं। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, A, B की पावर 4 अपॉन, नीचे कितना आ गया C, यहाँ कितना आ गया D, ऐसा कुछ हो गया। निकालना क्या है, कह रहा है परसेंटेज एरर बताना है Q में, ठीक है। तो कैसे कैसे करेंगे भाई, Q बन गया डेल्टा Q बाय Q, ठीक है। A क्या बन गया डेल्टा A बाय A, है ना, पावर नीचे आ गई, B क्या बन गया डेल्टा B बाय B, C क्या बन गया डेल्टा C बाय C, और D क्या बन गया डेल्टा D बाय D। और परसेंटेज एरर अगर निकालना हो तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर लो, 100 से कर लो, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो परसेंटेज एरर ये किस में आ गया, Q में, ये किसके बराबर होगा, परसेंटेज एरर इन A, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा चारों से। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, अगर आप A की बात करो तो A में एरर कितना था, 3 का था, और 3 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 300 आ गया, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 60 थी, प्लस 4 इंटू B में
बी में जो एरर था वो कितना था, 0.1 था, तो 0.1 था, 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 10 आ गया, अपॉन नीचे कितना आ गया 20 प्लस डेल्टा सी बाय सी। ठीक है, बी में एरर इतना था, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। सी में एरर कितना था, सी में एरर 0.2 था, तो 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया भाई, 20 आ गया, और इसको 40 से डिवाइड कर दो, प्लस जो डी था, डी में कितना परसेंट, डी में एरर कितना था, एब्सोल्यूट एरर 0.1 था, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो 10 हो जाएगा, तो 10/50 ये कितना हो जाएगा, 10/50 ऐसे ही हो जाएगा, 10/50। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं कितना आ रहा है। परसेंटेज एरर इन क्यू किसके बराबर होगा, यहां अगर आप देखो तो ये बन जाएगा 5, तो ये तो बन गया 5 प्लस, ठीक है, डेल्टा बी कितना हो गया 10, ये कितना हो गया भाई, ये कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, प्लस सी वाले की बात अगर आप करो तो मैंने सही लिखा है ना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 20/40, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस ये बन गया 1/2 प्लस, यहां अगर आप देखो तो ये कितना था, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो 10/50, ठीक है, 1/5 आ गया, 1/5, ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन क्यू कितना आ गया, ये बन गया 7 प्लस 1/2 प्लस 1/5, मतलब ये कितना बन गया 7.9, 7.9 की 7.7 बनेगा, ठीक है, 7.7 बनेगा, क्योंकि 0.5 हो गया, 0.2 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है जो परसेंटेज एरर था वो कितना था, z/1000 था, तो z/1000 की वैल्यू कितनी आ गई, 7.7 आ गई, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 7700 आ गई, तो आंसर कितना हो गया 7700, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो आंसर हो गया 7700, ये आंसर हो गया, ठीक है, इस टाइप से करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ही क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है c, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सब में परसेंटेज एरर दे रखा है, कर लेते हैं। कैसे करेंगे, डायरेक्ट लिख दें, बताओ c क्या हो जाएगा, डेल्टा c बाय सी, ठीक है, p का क्या करेंगे, p बन गया डेल्टा p बाय पी, प्लस ये बन गया 2 डेल्टा q बाय क्यू, प्लस ये कितना बन गया 2 डेल्टा r बाय आर, प्लस ये कितना बन गया हाफ डेल्टा s बाय एस। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 100 से, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, परसेंटेज निकालना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया ऐसे, ठीक है। चलो अब देखो एरर्स दे रखे हैं, P में, Q में, R में, S में। P में कितना है 1%, Q में कितना है 2, R में 3 और S में 2 है ना, तो कितना हो जाएगा परसेंटेज एरर इन C कितना हो जाएगा, ये 100 इसमें मल्टीप्लाई करो तो P में एरर कितना था 1% था, तो 1% लिख दिया, प्लस ये 2 को यहां लिख दिया। Q में एरर कितना था, Q में एरर 2% का था, तो 2% हो गया, प्लस 2 टाइम्स R में परसेंटेज एरर कितना था, R में 3% का था, ठीक है, R में कितने का था 3% का था, और S में कितने था 2% का था, तो ऐसे लिख लोगे, ऐसा हो गया, तो कितना हो गया 1% प्लस 4% प्लस 6% प्लस ये 1%, ठीक है, मेरे ख्याल से आ रहा होगा समझ में। तो ये कितना बन गया 10, 11, 12, तो आंसर कितना हो गया 12%, तो आप बोल दोगे आंसर कितना हो गया 12% हो गया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ क्वांटिटी Q इज फॉर्मुलेटेड एज x की पावर -2, y की पावर 3/2, z की पावर -2/5। देखो क्वेश्चन का पैटर्न वही है, ठीक है, एक क्वांटिटी Q दे रखी है, उसको ऐसे दे रखा है, x की पावर -2 के बराबर है, y की पावर +3/2 के बराबर है, z की पावर -2/5 के बराबर है, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन Q। तो Q का कितना होगा डेल्टा Q बाई Q, है ना, यहाँ कितना बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा 2 डेल्टा x बाई x, ठीक है। एरर में हमेशा ये जो एक्सपोनेंट है ना इसको नीचे ले आते हैं, लेकिन आप बोलोगे तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नहीं, एरर में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ये आपको पता है। प्लस यहाँ कितना हो गया 3/2, ये बन गया डेल्टा y बाय y, प्लस यहाँ कितना बन गया 2/5 डेल्टा z बाय z, ठीक है। और इसको मैंने दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर लिया, क्या निकालना था, अच्छा फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तो फ्रैक्शनल एरर ही निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। चलो तो कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शनल एरर यही होता है डेल्टा Q बाई Q, ये किसके बराबर हो गया 2 टाइम्स डेल्टा x, ये बन गया फ्रैक्शनल एरर इन x, ठीक है।
फ्रैक्शनल एरर x में कितना था 0.1, तो ये बन गया 0.1, ये 0.1 हो गया प्लस 3/2 डेल्टा y बाय y मतलब फ्रैक्शनल एरर इन y में फ्रैक्शनल एरर कितना था 0.2 था, तो यहां लिख दिया प्लस 2/5 डेल्टा z बाय z मतलब फ्रैक्शनल एरर इन z, तो z में कितना था 0.5 का था, तो 0.5 हो गया। ठीक है, तो यहां कितना हो गया 0.2 हो गया प्लस ये और ये कैंसिल हो गया, 0.1 आ गया, ये कितना आ गया 0.3 प्लस ये कितना हो गया, ये 0.2 हो गया, 0.2 ये कितना हो गया 0.3 है ना, और ये कितना हो गया 0.2, तो आपका आंसर कितना हो गया 0.5 0.7, तो आपका आंसर 0.7 हो गया। ठीक है, 0.7 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का है, कह रहा है कि ये 3 नंबर जो है ना इनको ऐड कर दो और सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखो, ये कह रहा है। तो इनको ऐड जब करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला है तो इसमें हम डेसिमल प्लेसेस देखेंगे। इसके डेसिमल प्लेसेस 2 थे, इसके 1 थे, इसके 3 थे, तो जो आंसर होगा उसमें उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगे जितने सबसे कम होने चाहिए, जिस रीडिंग में जितने कम डेसिमल प्लेसेस होंगे ना वही लेंगे। तो इसमें 1 है, तो जाहिर सी बात है जो आंसर होगा उसमें एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए, जो कि सिर्फ मुझे इस आंसर में दिखाई दे रहा है, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक मैचिंग वाला क्वेश्चन आपके लिए। यहां पे आप देख सकते हैं लिस्ट 1 में लिस्ट 2 में चीजें दे रखी हैं, जल्दी से मैच करते हैं। जल्दी से बताओ प्रेशर का क्या होता है ml-1 t-2, तो जो प्रेशर है ना, प्रेशर का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल चुके हैं, कितना होता है ml-1 t-1, तो ए का तो 4th होगा, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत। ठीक है, सरफेस टेंशन कैसे निकालते हैं, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है T = F/L। ठीक है, फोर्स का क्या होता है ml-t-2 और लेंथ का कितना होता है L, तो mt-2 हो गया, तो सरफेस टेंशन का कौन सा हो जाएगा, सरफेस टेंशन का 3rd हो जाएगा। ठीक है, A का 4 है, A का 4 है, B का 3 है, C का 1 है, मतलब ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एप्सिलॉन E एंड T रिप्रेजेंट द फ्री स्पेस परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन द यूनिट ऑफ दिस, इसकी यूनिट आपको निकालनी है। ठीक है, तो एक तरीका तो है कि आप सबके डायमेंशन या यूनिट डालो और देखो क्या आ रहा है, वरना दूसरा तरीका ये भी है कि आप देख लो ये एप्सिलॉन है, ये E है, ये T है। मैं यहाँ पे एक चीज जानता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है कि नहीं, तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिग्मा क्या होता था, चार्ज अपॉन एरिया, तो ये चार्ज अपॉन एरिया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यूनिट लिखनी है, तो चार्ज अपॉन टी को क्या बोलते हैं, करंट, ये करंट अपॉन एरिया हो गया। तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और नीचे मीटर स्क्वायर आती है एरिया की, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 3rd हो गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगर आप देखो अगेन मैचिंग क्वेश्चन है, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकाल चुके हो आप, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का कितना होता है, याद करो अभी निकाला था ml2t-2 k-1, ये होता था ml2t-2 k-1, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आएगा फर्स्ट, सी का फर्स्ट किस में आ रहा है भाई, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, मतलब यही आंसर करेक्ट होगा, एलिमिनेट हो गया भैया, ऐसे एलिमिनेशन करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो सी का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। A ball of radius r and density rho is dropped through a viscous liquid of density sigma and viscosity eta attains terminal velocity। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, तो आपसे ये बोल रखा है एट टाइम t, तो t की वैल्यू दे रखी है आपको, ये आप दोनों साइड क्या ले लो, डायमेंशन, तो t = ए तो कांस्टेंट है, तो ये तो हट जाएगा। रो क्या होती है, डेंसिटी, डेंसिटी का क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ml की पावर -3। r क्या होता है, रेडियस, तो रेडियस को l लिखोगे, इसकी पावर b हो गई। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, क्योंकि हमने कर रखा है तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ml-1 t-1 होता है, इसकी पावर c हो गई। और सिग्मा क्या होता है, सरफेस, सिग्मा भी डेंसिटी है ना, सिग्मा भी डेंसिटी है, तो ये कितना हो गया, ml की पावर -3। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो गई, d हो गई। मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख लूंगा m0 l0 t की पावर 1 इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया, m, यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस c प्लस d। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। यहाँ अगर मैं देखूं तो l कितना आ गया, -3a प्लस b माइनस c माइनस 3d, ऐसा कुछ आ गया।
और यहाँ देखो मैं तो t की पावर क्या था 1 था, और यहाँ पे t की पावर देखोगे तो कितना आ रहा है माइनस सी आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस सी आ रहा है। तो आप बोलोगे माइनस सी किसके बराबर होगा 1 के, तो c की वैल्यू कितनी हो गई -1, c की वैल्यू कितनी हो गई -1 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है a प्लस सी प्लस डी, ठीक है, और -3a प्लस बी प्लस सी -3d, ठीक है, इस टाइप से करना है। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे, 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस डी, ऐसा कुछ आ गया। 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस डी, सी की वैल्यू कितनी थी -1, ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू सी की वैल्यू -1 थी, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ए प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस डी की वैल्यू 1 आ गई, तो ए प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो नीचे वाली क्वांटिटी वो तो 1 है। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा था। यहाँ अगर आप देखो तो एल की पावर कितना था -3 है, एल की पावर यहाँ बी था, यहाँ -c था और -3d था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, अगर आप L को कंपेयर करो तो L कितना आता है 0, 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3a प्लस b -c -3d, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू -3a -3d प्लस b -c। अब मैंने क्या किया, 0 इज इक्वल टू -3, यहाँ कितना बन गया a प्लस डी प्लस b माइनस c, c की वैल्यू कितनी थी -1 थी। ठीक है, तो c की वैल्यू -1 थी, तो ऐसा हो गया a प्लस डी कितना था 1 था, तो ये -3 हो गया प्लस b हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 - 1 यानी कि 2, b की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक है, b की वैल्यू आ चुकी है, तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालो तो b की जो वैल्यू आ रही है, b की वैल्यू आ रही है 2, है ना, c की वैल्यू कितनी आ रही है -1 और a प्लस डी कितना आ रहा है 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी डायमेंशन का है। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, t हैज डायमेंशन ऑफ टाइम देन डायमेंशन ऑफ a एंड b के आपको डायमेंशन बताने हैं। ठीक है, चलो तो ये क्वांटिटी देखें, ये h प्लस बी टी है। ठीक है, तो आप बोलोगे h में bt ऐड हो रहा है, इसका मतलब जो डायमेंशन h का होगा वही किसका होगा, bt का होगा। तो जो डायमेंशन h का होगा वही bt का, h का कितना होगा l इज इक्वल टू b, और यहाँ कितना आ जाएगा t, तो b का कितना आ जाएगा lt -1, कितना आ जाएगा lt -1, b का तो आ गया। ठीक है, अगर आप देखो a अपॉन बी टी स्क्वायर, a अपॉन बी टी स्क्वायर, इसका जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, तो a का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर इंटू b इंटू टी स्क्वायर। तो a का कितना हो जाएगा, प्रेशर का कितना है, प्रेशर का होता है ml -1 t -2, ये हो गया। b का कितना था, b का था lt -1, और यहाँ टी स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई m, ये और ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बन गया m t की पावर -1। a का आपको पता लग गया, a का कितना है mt -1 और b का कितना है lt -1। अब ये क्या कह रहे हैं, देन द डायमेंशन ऑफ a एंड b। ठीक है, तो कितना हो जाएगा mt -1 एंड lt -1, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशन ऑफ √μ0/ε0 इज इक्वल टू अंडर डायमेंशन फॉर्मूला √μ0 अपॉन ε0 इज इक्वल टू। ठीक है, अब ना तो μ0 का हमें पता है ना ε0 का पता है, तो आइए निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, या तो आप कोई फॉर्मूला सोचो। ठीक है, b का फॉर्मूला कितना होता है, b का फॉर्मूला होता है μ0 ni, ये जानते हो। ठीक है, दोनों साइड डायमेंशन ले दो, तो b का कितना होता है m a -1 t -2। ठीक है, m a -1 t -2 इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ μ0, है ना। n का कितना होगा, l की पावर -1, और करंट का क्या होता है, a होता है। तो μ0 का जब आप निकालोगे तो μ0 का कितना आएगा, μ0 का आ जाएगा m a की पावर -2 l t की पावर -2, ऐसा बन गया। ठीक है, ये बन गया m a की पावर -2
यहाँ बन गया L T की पावर -2। एप्सिलॉन नॉट का मुझे निकालना है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट के लिए फॉर्मूला कोई याद है आपको? एप्सिलॉन नॉट के लिए आप ऐसे याद कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, और यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए एफ। कितना आ जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन ए एफ, क्यू स्क्वायर अपॉन ए एफ आ गया। अगर मैं निकालूं एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट का कितना आ जाएगा? देखो क्यू, क्यू का कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना, करंट इनटू टाइम, ये हो गया, ठीक है। नीचे एरिया आ रहा है, तो एरिया का कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर, और फोर्स, फोर्स का कितना हो जाएगा? एम एल टी -2, ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। तो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये बन जाएगा m की पावर -1, ठीक है। यहाँ कितना बन गया? l की पावर -3, a का स्क्वायर और t की पावर 4, ऐसा कुछ बन गया। ये एप्सिलॉन नॉट का बन गया, ठीक है। अब जो ये कह रहा है वो अपन कर लेते हैं। ये कह रहा है इसका डायमेंशन निकालो, किसका? √μ0 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जब आप निकालोगे तो कितना आएगा? μ0 का कितना था? μ0 का ये था, तो ये कितना बन जाएगा? m a -2 l t -2, ठीक है, अपॉन m a -2 l t -2 अपॉन m -1 l की पावर -3, ठीक है, l की पावर -3, a का स्क्वायर t की पावर 4, इसकी पावर हाफ, इसकी पावर हाफ, तो कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा m स्क्वायर, ये बन जाएगा a की पावर -4, ठीक है, a की पावर -4, ये बन जाएगा l की पावर 4, ठीक है, और ये बन जाएगा t की पावर -6, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? हाफ। मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है? मतलब ये जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी m a -2 l स्क्वायर t -3, ऐसा बन गया, ठीक है। m a -2 l स्क्वायर t -3 है। तो इतनी मेहनत करके अपन ने निकाल लिया कि इसका डायमेंशन कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ठीक है, ये निकाल लिया। अब अपन देखते हैं, ठीक है, वोल्टेज का। वोल्टेज का कितना होता है? v का क्या फॉर्मूला होता है? v का फॉर्मूला अगर आप निकालो तो v का फॉर्मूला W/Q करके होता है। W/Q, W का कितना होता है? ml2 t -2, और इसका कितना होता है? 80 होता है, ठीक है। तो इसका तो दिख रहा है भाई, इसका तो नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का अगर आप निकालोगे तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q²/2C। तो जब आप C का निकालोगे तो C का कैसे निकालेंगे? C का हो जाएगा Q²/U करके, है ना। तो Q का क्या होगा? A² T², और इसका कितना होता है? ml2 t -2। तो इसमें भी देखोगे, इसमें भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का कितना होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ Li²। तो L का कितना हो जाएगा? U/I का स्क्वायर। तो U का कितना होगा? ml2 t -2 अपॉन A²। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इन तीनों का मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस का ही मैच करना चाहिए। तो एलिमिनेशन से हम बोलेंगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा, रेजिस्टेंस, ठीक है। बाकी अपन निकाल के भी चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 persons measure the length of the rod to be 20 centimeter, 19.75, 17.0 and 18.25. The relative error in the measurement of average length is. सबसे पहले आप ट्रू लेंथ निकालोगे, है ना। ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ कैसे निकालेंगे? ट्रू लेंथ ऐसे निकालेंगे L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अपॉन 4। तो ये सबको ऐड कर लो तो कितना आ गया? 20 प्लस 19.75 प्लस 17.01 प्लस 18.25 अपॉन नीचे कितना आ गया? 4 आ गया। तो ट्रू लेंथ कितनी आ जाएगी? नीचे तो आ जाएगा 4, ठीक है। अगर आप देखो तो ये बन गया था 20, ये बन जाएगा 17.01 प्लस
ये 19 19 20, ये 38 हो जाएगा, ये 58 हो गया, 58 78 75.01, ये बन गया 75.01 अपॉन 4, ये बन गया। तो 75.01 कितना हो गया, ये बन गया लगभग, ये बन गया 18 4 ज़ा 72, तो 30 18.75 बन गया, ये लगभग 18.75 बन गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एरर्स निकालोगे। ठीक है, एरर पहले वाले में जो एरर होगा उसका मॉड कितना होगा। ठीक है, ये ट्रू लेंथ है और पहला वाला कितना था, 20 था, तो एरर कितना हो जाएगा 1.25। ठीक है, दूसरा वाला अगर आप देखो तो इसमें एरर कितना हो जाएगा, ट्रू लेंथ ये थी और इसका कितना था 19.75, तो इसमें एरर कितने का हो जाएगा 1 का। डेल्टा L3 इसका मॉड ये कितना हो जाएगा, ट्रू वाला ये था और 17.01 हो गया, तो 17.01, तो ये कितना हो जाएगा 1.75, लगभग ये 1.75 हो जाएगा। और डेल्टा L4 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी ये 18.25 था, 18.75, तो कितना हो जाएगा 0.5। तो डेल्टा L कितना हो जाएगा 1.25 प्लस 1 प्लस 1.75 प्लस 0.5 अपॉन नीचे कितना आ गया 4, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अगर आप देखो तो 0.75 इधर आ गया, तो यहाँ 2 हो गया, 2 और ये कितना हो गया 3 हो गया, ये 3 4 4.5, तो ये 4.5 अपॉन 4 आ गया, तो ये बन जाएगा 1.125 सेंटीमीटर, ऐसा बन गया। आपको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालना है, रिलेटिव एरर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर हो जाता है डेल्टा L बाई L। तो डेल्टा L की वैल्यू कितनी है 1.125 अपॉन यहाँ कितना आ रहा है 18.75, तो 18.75 ये आ जाएगा। अगर आप इसको देखें और ऑप्शंस के साथ अगर देखें 0.08 0.06 0.18 0.24, ठीक है, तो ये लगभग 0.6 के आसपास आएगा, क्योंकि इसको आप 20 मान लोगे तो 5 गुना है ना, इस टाइप से हो जाएगा, मतलब 0.6 आ जाएगा। ऑप्शन देख के लग रहा है तो 0.06 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 0.06। चलो, इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ 2 स्प्रिंग कांस्टेंट्स वर मेजर एज K1 इज इक्वल टू इतना, K2 इज इक्वल टू इतना, देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन परसेंटेज एंड द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज। ठीक है, कैसे करते हैं पैरेलल में, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं 1/k इक्विवेलेंट if these springs are connected in parallel, then the percentage error in the equivalent spring constant। parallel में spring constant कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, k equivalent की वैल्यू कितनी होती है, k1 प्लस k2 हो जाती है, क्योंकि इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो पैरेलल में क्या होता है k1 प्लस k2 हो जाता है। ठीक है, तो एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा k1 प्लस डेल्टा k2। ठीक है, तो एरर कितना था 0.2 0.3, तो कितना हो गया 0.5 हो गया, तो ये बन गया 0.5। ठीक है, और अगर आप k इक्विवेलेंट निकालोगे तो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 20 था और ये 10 था, तो ये कितना हो गया 30 हो गया। तो आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा 0.5 अपॉन 30 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 50/30, तो 5/3 यानी कि कितना हो जाएगा 5/3 यानी कि 1.67% हो जाएगा, यानी कि 1.67% हो जाएगा। तो बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। ऑल द बेस्ट।